Hello dear, welcome you all in the lecture number 14 in the course of quadratic equation. Quadratic equations के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन करा था फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का बेसिकली यूज हम करते हैं रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ऑलरेडी आपको पता है राइट। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं मैंने ऑलरेडी जो है आपके साथ डिस्कशन जो है वो कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, अब सॉल्विंग जो है स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इस कोर्स का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, तो इसके अंदर हम अब एक के बाद एक जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, जैसा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो किया था। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड पहले से आता है सफिशिएंटली, जो है आप उसको सॉल्व करना जानते हैं कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्विंग के साथ, और देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमारे लिए क्या रखा है। क्वेश्चन कहता है वही कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या कहता है भैया, है ना, आपको ऑफ कोर्स सॉल्व करना है इसको। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला बात हम करेंगे लैंग्वेज वाले पार्ट के ऊपर। लैंग्वेज वाला पार्ट क्या कहता है, लैंग्वेज वाला पार्ट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें बोर्ड के अंदर थोड़ा प्रेजेंटेशन में जो है हमें अच्छी सी चीजें जो है प्रेजेंट करना आ जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लिखते क्या है भैया लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह के सवालों के अंदर हम अच्छे तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सा है। तो जैसा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है हमारा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। आपको स्टेप्स ऑलरेडी याद है। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर कि हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर लिया है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है और राइट साइड में इक्वल टू 0 होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। उसके बाद क्या करते हैं साहब, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। साइड में हम उस प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है क्या। तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म जो है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर कितना है, 35 है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है साहब, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जिसको हम ऑफ कोर्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो 1 से मल्टीप्लाइड है, जिसको ऑफ कोर्स लिखना ऑब्वियस है कि नहीं हम लिखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 35 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। तो 35 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35। अब इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। करो प्राइम फैक्टराइजेशन, करोगे तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा मिलेगा, 2 और 3 और 4 से तो डिविजिबल है नहीं 35, तो 5 आएगा। तो आएगा आपके पास 5 इंटू 7। तो जो 35 नंबर हमें मिला था एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 5 इंटू 7। फिर अगला स्टेप क्या था, जो भी प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म यानी एक्स वाले टर्म को स्प्लिट करते थे। तो हमारे पास टर्म कौन कौन मिले, 5 और 7, और हमारा मिडिल टर्म कौन सा है, 12x। तो क्या हम 12x को 5x और 7x की हेल्प से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो 12x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस का 7x। और जैसे ही हमने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा हम लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म जो हमारा 12x है उसको स्प्लिट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 5x एंड 7x। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये मेथड का पार्ट है। ऐसे करने पे हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा रूट्स जो है वहां से निकल करके आ जाता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो लेक्चर नंबर जो हमने लास्ट डिस्कस किया था 13, उसके अंदर जाके चीजें देख लो। अब क्या करेंगे साहब, पहला जो दो टर्म इसके अंदर आपको जो है वो कॉमन चीज दिखी क्या, दोनों के अंदर x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर में बचेगा x, 5x में बचेगा केवल 5। सिमिलरली इन दोनों के अंदर अगर आप कॉमन निकालने जाओगे तो 7 आपको दिखेगा कॉमन, और जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा आपके पास x प्लस का 5 इक्वल टू 0। गौर से देखो, ये जो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों के अंदर x प्लस 5 आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा, और ऐसे ही x प्लस 5 को अपने कॉमन फैक्टर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और इस टर्म में क्या बचेगा 7। तो ये लिख देंगे हम इसको x प्लस 7।
फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो पहला वाला फैक्टर जीरो होगा या फिर यानी और दूसरा वाला फैक्टर जीरो होगा। पहला वाला फैक्टर्स को जीरो होने के लिए x की वैल्यू होनी पड़ेगी -5 और दूसरा वाला फैक्टर्स को जीरो होने के लिए x की वैल्यू होनी पड़ेगी -7। अच्छा, तो ये वो x की वैल्यूज है जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये वही x की वैल्यूज है और जो x की वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उन्हें क्या बोलते हैं, रूट्स। तो हमने यहां से लिख देना है कि x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -7 आर रूट्स ऑफ व्हाट, ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बात वेजे में गई? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए हम मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। अगला जो प्रॉब्लम है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये सवाल है फिर से, जैसा कि मैंने बोला है कि फैक्टराइजेशन के ऊपर हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उन्हीं में से एक सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सी कहता है इस इक्वेशन को जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। वैसे तो इस प्रॉब्लम्स को हम चलिए सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और मेथड इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं डिस्कस कर लूंगा या फिर आपको होमवर्क के तौर पे जो है वो दे दूंगा थोड़ा हिंट दे करके। फिलहाल पहला पार्ट तो हर एक क्वेश्चन के अंदर वही हमें लिखना है, क्या, लैंग्वेज वाला पार्ट, कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए। तो जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0। सबसे पहला बात, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, फिर एक्स का टर्म आ रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म आ रहा है। बिल्कुल हमारा इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा सवाल हमें पूछना होता है कि हमारे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की हमारी जो है वैल्यू जो है वो क्या है। तो अगर गौर से देखोगे तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आपको दिखेगी 9 जो कि यहाँ पे है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस बार आपको जो है वो 4 दिख रहा हो। दिखा या नहीं दिखा? दिखना चाहिए भाई। फिर अगला स्टेप क्या है कि ये जो भी आपको कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिला है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो 9 है और ये जो 4 है इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 36। अगर इसका हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करें तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा 18 टाइम्स, फिर 18 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से 9 टाइम्स, फिर 9 डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो जो 36 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो हमारा प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसके अंदर हमारे दो ही फैक्टर आ रहे थे और दो फैक्टर्स जो आ रहे थे उनकी हेल्प से हम बहुत आसानी से मिडिल टर्म को जो है वो लिख पा रहे थे। बट यहाँ पे तो हमारे पास चार चार फैक्टर आ गए, तो क्या करेंगे? देखो भाई, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो ही पार्ट्स के अंदर। ये बात जो है आप गांठ मान के रख लो कि जो मिडिल टर्म है उसको हमें स्प्लिट तो करना है दो ही पार्ट्स के अंदर, और जो दो पार्ट्स के अंदर हम स्प्लिट करेंगे वो करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से ही। ये भी बात गांठ बांध लो। तो हमें प्राइम फैक्टर्स तो चार मिले हैं, हमें नंबर चाहिए दो ही, तो ऐसा कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है कि दो फैक्टर का यूज करके एक नंबर बना लो और बाकी जो दो फैक्टर है उसका यूज करके एक नंबर बना लो। अच्छा, अब ये जो चार फैक्टर्स हैं, पहला कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं कि 2 और 2 फैक्टर को लेते हैं एक साथ, इससे एक नंबर बना लेते हैं 4, और ये जो दूसरा फैक्टर 3 3 बचा इसकी हेल्प से हम एक नंबर बना लेते हैं 9। तो 9 और 4 हमारे पास नंबर आ जाएंगे। अच्छा, नंबर आ तो गया बट कंडीशन ये थी कि जो नंबर आएंगे उसकी हेल्प से आप मिडिल टर्म को लिख पाए ठीक से। तो ये जो 4 और 9 है, क्या इसकी हेल्प से आप 12 लिख सकते हैं क्या? 12x को तो ब्रेक कर सकते हैं क्या? अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 9x और 4x बन जाएगा 13x, जो कि इस बार तो है नहीं, हमें तो 12x चाहिए। 9x और 4x का सब्ट्रैक्शन भी करोगे तब आया कितना? 5x। मतलब ये कि ये जो दो नंबर हमने जनरेट किए हैं ना, ये हमारे चॉइसेस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट नहीं करते हैं। तो हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, इसकी हेल्प से एक नंबर बना लो, और बाकी जो एक 2 एक 3 बचा उसकी हेल्प से एक और नंबर बना लो। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 36 के फैक्टर्स तो आपके पास यही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि दो नंबर 4 और 9 हो सकते हैं, लेकिन 4 और 9 जो है उसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को लिख नहीं पा रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि
ये 2 और ये 3 को कपल करके एक नंबर बना लें और ये 2 और 3 को कपल करके नंबर बना लें। अच्छा, ये 2 और 3 को कपल करेंगे तो कितना आएगा 6, ये और 2 3 को कपल करेंगे तो कितना आएगा 6। अब फिर आपको सोचना है कि क्या हम 6 और 6 की हेल्प से -12x को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 और 6 का सम होता है 12 और चूंकि हमें माइनस का 12x चाहिए तो हम -6x लिख देंगे। अच्छा, ऐसे करना होता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स आपको जो है प्राइम फैक्टर्स के तौर पर मिल रहे हैं तो आप उन फैक्टर्स का यूज करके दो नंबर जो है आप जनरेट करिए, है ना, और ऐसे नंबर जनरेट कीजिए जो हमारी हेल्प करे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में, है कि नहीं? तो जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको आइडिया मिलता जाएगा कैसे कैसे हम ब्रेक करते हैं। तो जो 12x है हम उसको लिख देंगे -6x प्लस का 9 = 0। अब क्या करना है, जैसा कि हर एक क्वेश्चन के अंदर करते हैं, कॉमन ले लो। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 4 और 6 में 2 कॉमन है और x2 और x में x कॉमन है, तो हम यहाँ से 2x ले लेंगे कॉमन। जैसे ही 2x कॉमन निकालोगे तो 4x² में बचेगा 2x और ये जो 6x है इसमें से 2x कॉमन निकालोगे तो बचेगा 3। उसी तरह से इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर -3 कॉमन निकाल लोगे तो 6x में बचेगा 2x और चूंकि माइनस कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे साइन था प्लस तो यहाँ पे रहेगा माइनस, और 9 में से अगर 3 कॉमन निकालोगे तो आएगा 3। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको दिख रहा होगा 2x - 3 कॉमन है, तो क्या करेंगे 2x - 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या, यहाँ पे 2x यहाँ पे -3। अच्छा, तो ये दोनों फैक्टर सेम ही आ गए। हाँ, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअली जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना तो आपको जो है वो 0 मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का दोनों फैक्टर्स इक्वल आने से क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम आगे बात में करेंगे जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करेंगे। तो फिलहाल आप इस तरह से सॉल्व करना जो है आप सीख जाए। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर जो है ये दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। तो यानी 2x बराबर 3 होना चाहिए। यहां से भी कंक्लूजन वही निकला कि 2x = 3 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3/2 आना चाहिए और यहां से कंक्लूजन निकला कि x की वैल्यू 3/2 आना चाहिए। तो दोनों फैक्टर्स चूंकि सेम ही है तो हमें x की वैल्यू भी सेम मिल रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स तो दो हैं बट दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है, और वो इक्वल रूट कौन सा है 3/2 है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे हेंस x = 3/2 is required root of given equation। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, आप कैसे कर सकते हैं, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसको जो है आप क्या करें a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि जो गिवन एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको आप a - b का होल स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं और फिर वहां से जो है आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एज अ होमवर्क प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं कि आपको इस प्रॉब्लम को a - b के होल स्क्वायर के तौर पे फैक्टर, है ना, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है आपको सॉल्व करना है। एक और होमवर्क प्रॉब्लम मैं पैरेलली आपको दे रहा हूं जो आप जो है वो कर करके आएंगे, वो है ये क्वेश्चन नंबर डी। ये दोनों प्रॉब्लम्स का जो है आप डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर जो भी हमारा नेक्स्ट होगा उसके अंदर, और उससे पहले जो है आप इन सवालों को जो है वो कर लें ताकि आपको कोई अगर डाउट है तो आप उन सवालों को उसके अंदर पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल डियर इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी। अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन ठीक से करते रहो।